पाकिस्तान की अदालती तारीख़ ऐसे फ़ैसलों से भरी पड़ी है जिसमें इंसाफ नहीं है, बाकी सब कुछ होगा। नज़रिया ज़रूरत की ईजाद से लेकर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर ज़ियाउल हक़ के माशाअल्लाह के दरमियान में किए गए फ़ैसलों से लेकर और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन में 3 साल की तब्दीली का इख्तियार देने से लेकर नवाज़ शरीफ को अकाउंट रिसीवेबल की बुनियाद के ऊपर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जैसा फ़ैसला देने के ऊपर और उसी तरह के बेशुमार दीगर फ़ैसलों से भरी पड़ी है। चंद एक फ़ैसले होंगे जिनको हम रोशन फ़ैसले के तौर पर बयान करेंगे और ढेर सारे ऐसे फ़ैसले होंगे ख़ास तौर पर मुंतखब वज़राए आज़म के हवाले से जिनको स्याह फ़ैसलों से ताबीर किया जा सकता है। एक जज बशीर साहब ने 3-4 वज़ीर आज़म फड़का दियों में इतना हमारा निज़ाम मजबूत है कि एक वज़ीर आज़म की हैसियत यह है कि किसी भी बेहुदा से इल्ज़ाम के ऊपर उसको आप लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या जेल में डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल हो नहीं सकती किसी मुल्क का निज़ाम तबाह करने के लिए। साइफ़र को इमरान ने सियासी बुनियादों के ऊपर इस्तेमाल किया, इसमें दो राय नहीं है। और मैं उस वक्त भी कहता था कि जिस तरीके से जिस रवश पे इमरान चल रहे हैं ये किसी एक्सीडेंट की तरफ हमें ले जाएगी। लेकिन आज जज साहब ने जो फ़ैसला किया, उन्होंने भुट्टो के कत्ल को कहा जाता है जुडिशल मर्डर। तो मेरे ख़्याल में ये पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेना, वो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल मर्डर किया था और आज जज अबुल हसनाद साहब जो हैं उन्होंने 10 साल की सज़ा देकर इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को दोबारा एक जुडिशल मर्डर किया। इंसाफ नहीं किया इस मामले के अंदर। साइफ़र केस की सज़ा एक मुंतखब वज़ीर आज़म था वो जिसने डिक्लासीफाई किया उस डॉक्यूमेंट को, उसके ऊपर जो तरीक़ाकार भी बनाया मुतनाज़ा था, मैं उससे भी मुतफ़िक नहीं हूँ। लेकिन उसकी सज़ा ये थी कि 10 साल बंदे मार के आया था, 10-20 कत्ल किए थे उसने, बम धमाका किया था, क्या किया था। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो सवालात हैं जो सारी कौम भी जानना चाहेगी। इंसाफ नहीं हुआ इस मामले के अंदर और इस कदर तेज़ रफ्तारी के साथ उस सारे मामले को लपेटा गया है। जुलाई 2018 में तकरीबन इसी तरह का इंसाफ नवाज़ शरीफ को दिया गया था। 6 तारीख को शायद उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, 13 को वो वापस आए, एयरपोर्ट से ही नवाज़ शरीफ को भी और उनकी साहबजादी को गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया गया। पीटीआई वाले उस वक्त ढोल बजा रहे थे क्योंकि वो खुश थे कि उनके लिए रास्ता खुल गया। आज उसी का एक एक्शन रिप्ले हुआ है और उसी अंदाज़ का दोबारा इंसाफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था, उससे तो बड़ी अदालत नहीं है कोई। तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 साल के बाद अपने ही किए हुए फ़ैसलों को ख़त्म करके उसको बहाल किया। इमरान खान का फ़ैसला बरकरार नहीं रह पाएगा। साल रह जाए, 2 साल रह जाए, किसी कोर्ट से जाके निकलेगा, हाई कोर्ट से उतरेगा या सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ाएगी, काजी फ़ायज़ ईसा इसको उड़ाएंगे या उसके बाद आने वाले कोई चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे इंसाफ की तबाही की गई थी, ये रास्ता दुरुस्त नहीं था, हम इस फ़ैसले को ख़त्म करते हैं। लेकिन ये फ़ैसला बरकरार नहीं रह पाएगा। इंसाफ का कत्ल हुआ है यहाँ पर और ये फ़ैसला आगे नहीं चलेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस वक्त मैदान के अंदर, मैं पिछले 5-6 हफ़्ते के बाद आज स्टूडियो वापस आया हूँ, मैदान के अंदर, स्ट्रीट के अंदर उसके पास पॉपुलर सपोर्ट मौजूद है और बाकी तमाम सियासी जमातों से उसको ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। जो ये कहे कि उसकी जमात पीटीआई से, वोटर से ज़्यादा काबिल कबूल है लोगों को, वो झूठ कह रहा है। मैं ऑन ग्राउंड आपको खुद अपनी आंखों से जो चीज़ विटनेस की है उसकी बुनियाद के ऊपर ये बात बता रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है। बेशतर उसकी जो तंजीम है वो तोड़ी जा चुकी है। बड़ा हिस्सा उसका 9 मई के बाद उसको खैरबाद कह चुका है। बहुत सारे लोगों ने इमरान को 9 मई से पहले भी इख्तिलाफ़ात की बुनियाद के ऊपर उससे खुदाफिज करके लहदा हो गए थे। आईपीपी एक नई पार्टी मार्ज़ वजूद में आ गई। केपी के अंदर जो उसकी स्ट्रॉन्ग होल्ड थी, वहाँ से पूरी पीटीआई जो है वो परवेज़ खटक लेकर लहदा जमात की शक्ल में बैठे हुए हैं। पॉपुलर वोट इमरान खान का मौजूद है, तंजीम उसकी नापैद हो चुकी है। 8 फरवरी को उसने बहुत सारे ऐसे इमरान खान ने लोगों को वोट दे दिया जो वुकला हैं या लोकल एक कोई भी बंदा कोई प्रोमिनेंट होगा उसको दे दिया है। बाज़ मैंने ऐसी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू किए हैं जो कहीं छुप के किसी अंडरग्राउंड जगहों पे बैठे हुए थे और मैंने उन्हें ढूंढ के वहाँ तक पहुँचा और वो 2 बंदों के साथ डरते डरते मेरे पास आए और मुझे इंटरव्यू दिया। तो अगर कोई ये सोचता है कि 8 फरवरी को वो वोटर मोबिलाइजेशन के लिए ग्राउंड पे होगा और पुलिस उसको नहीं उठाएगी तो ये बात भी झूठ होगी। 8 फरवरी को पीटीआई डिसएडवांटेज होगी, ना उसके पास बल्ले का निशान होगा, ना उसका कैंडिडेट वोटर मोबिलाइज कर सकेगा। ये चीज़ बाकी सियासी जमातों को बेनिफिट देंगी। तो क्या इसके बावजूद 10 साल की सज़ा देना ज़रूरी था? लोगों में पोलराइजेशन मौजूद है। जो कैमरे के ऊपर रिएक्शन मिलता है, मैंने वो सारे रिएक्शन टीवी पे नहीं चलाए क्योंकि बाज़ ऐसी चीज़ें थी कि हमारे इदारों के ऊपर उंगलियां उठती थी, मुझे उन चीज़ों को एडिट करना पड़ा। तो क्या हमारे उन इदारे के लोगों को फ़ीडबैक नहीं मिलता? अगर नहीं मिलता तो मैं ऑन एयर लाइव इस प्रोग्राम की वसातत से ये चीज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लोगों के अंदर एंगर है। आप इंसाफ से इलेक्शन होने दें और इंसाफ से इलेक्शन का मतलब ये होगा, अभी कम से कम जो मौजूदा सूरत हाल है कि जो बची खुची पीटीआई है उसको इलेक्शन में रहने दें।
वो उसको जीत जाने दें, जितनी 4 सीटें वो जीते हैं उनको उतनी सीटों के साथ असम्बली में आ जाने दें। पोलराइजेशन इससे ज़्यादा शायद ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब लोग सवाल उठाएं जुडिशरी के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर और कैमरे के सामने सवाल उठाएं, मुझे उनकी प्रोटेक्शन, उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर वो चीज़ें एडिट करनी पड़ें कि मेरे एक प्रोग्राम चलाते चलाते ये बंदा जो है ना किसी जेल खाने में पड़ा होगा, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस सोसाइटी को किस लेवल पर हम ले जा चुके हैं। इसमें खाली इस्टेब्लिशमेंट की गलती नहीं है, इसमें बहुत बड़ा किरदार 9 मई का, 9 मई से पहले के बयानिए का। इमरान खान की जनरल बाजवा से लड़ाई थी, ठीक है, मसला था उनका, वो एक बयानिया लेकर ये भी मीर जाफ़र, मीर सादक उनको पुकार रहे थे, लेकिन इमरान खान अखीर में जमहूरियत का बोलबाला करने के लिए एक और जनरल के साथ मिलकर, जनरल फैज़ के साथ मिलकर मौजूदा चीफ़ को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। वो भी सियासत नहीं थी, वो भी जमहूरियत नहीं थी। जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, हमने तबाही का रास्ता अपनाया और ये ऐसे कोने पे इस मुल्क को ले आए हैं कि हमें एज ए सोसाइटी, मुआशरे के तौर एज ए सोसाइटी हमें यकजहती के साथ आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। एज ए जर्नलिस्ट मैंने पहली दफ़ा महसूस किया है, मैं 30-32 साल 33 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और इस अरसे में होने वाले तकरीबन कमो बेशतर इलेक्शन जो हैं कवर भी किए हैं। पहली दफ़ा मुझे नज़र आता है कि हम एक खौफनाक दुराहे के ऊपर खड़े हैं। दुराहा तो हर दफ़ा हम कहते हैं कि पाकिस्तान के सामने 2 रास्ते हैं, लेकिन इस दफ़ा दुराहा जो है वो ऐसा दुराहा है जो पूरी कौम को तकसीम करने के दर पे है और तकसीम करने के दर पे भी खौफनाक हद तक है। आज एक सिबी में रैली के अंदर ब्लास्ट हुआ है, अफसोसनाक, अल्लाह पाक रहम फरमाए कि ऐसा कोई इंसिडेंट पंजाब में ना हो जाए। मैं पिछले कई दिनों से इस खौफ में हूँ कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा कुछ वाक़या अगर पंजाब या किसी बड़े अर्बन सेंटर में हो गया तो ये जो एंगर है ये क्या रुख इख्तियार करेगा, इसको मैनेज कौन करेगा? क्या कुछ और लोगों को, चंद हज़ार को हम जेलों में डाल के तो इस एंगर को दबा सकेंगे? हमें इसके ऊपर संजीदगी से बैठ के गौर करना चाहिए। बड़ी सियासी जमात जो उनके कायदीन हैं, नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। बड़े सियासतदान हैं, वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। लोग क्या सोचते हैं उसको सामने रखें। क्या वो सोचते हैं कि इस वक्त हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ मैदान में निकल के लोगों के सामने कैंपेन करेंगे आज़ादी के साथ? लाहौर की गलियों में हमज़ा के साथ जो कुछ हुआ है दोबारा निकल के दिखाएं, मुझे ग्वाल मंडी में ही घूम के दिखा दें जो उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पता चल जाएगा। एक और उनके प्रोमिनेंट लीडर कल लाहौर में ख़िताब नहीं कर सके। ये सूरत हाल है, ये रियलिटी है इस वक्त पाकिस्तान की। तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम पाकिस्तान को कहाँ खड़ा किया हुआ है, यहाँ से आगे का रास्ता किधर हमें लेकर जाएगा। इमरान खान को भी समझना चाहिए। इमरान खान एक पॉपुलर सपोर्ट जो उसने हासिल की है उसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, और उससे ज़्यादा बढ़कर ज़िम्मेदारी उन लोगों के पास है जिनके पास इस वक्त इस मुल्क को चलाने का इख्तियार है। मैं एज ए जर्नलिस्ट अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। आई होप कि बाकी लोगों जिनको अल्लाह ताला ने इक़्तिदार और ताकत दी है वो इस मुल्क की सालमियत को सामने रखते हुए फ़ैसले करें। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़कर अब्दुल्ला साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, महमूद मौलवी साहब IPP से हमें ज्वाइन करेंगे। सबको खुशामदीद कहता हूँ। वलीद साहब, पहले तो आज क्योंकि इमरान और शाह महमूद के ऊपर फैसला आप ही से रद्दमल ले लूँ, आपका रिएक्शन क्या है एज ए पार्टी? जी, एज ए पार्टी जो रिएक्शन है, ये अल्फाज मेरे पास पार्टी की प्रेस रिलीज भी है, आप अपने अल्फाज में बयान कर दें। अपने अल्फाज में देखें, मेरा सर शर्म से झुका इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कानून के पेशे से है और मैं ये तीसरी जनरेशन से है। मैं ग्रैंडफादर, फादर, मदर और मैं एल्डर ब्रदर। और एक वजह होती है कि हम इस शोबे को चुनते हैं कि ये एक इंसाफ का हसूल या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है, इसमें यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ जस्टिस बीइंग डन। और आज अब ये हमारी प्रेस रिलीज़ के भी अल्फाज हैं कि जिस तरह से इंसाफ का कत्ल हुआ है, और मैं इसके सिर्फ 2 अहम अनासर आपको पेश कर देता हूँ। आपने बहुत से और केसेस का भी मुआजना किया इससे, मैं उनमें नहीं जाता, वो चले, उनके अपनी होगी उनके बारे में लोगों को शिकायत। मैं इसके बारे में अपनी शिकायत और अपनी पार्टी की, और मैंने हालांकि इस केस में मैं वकील नहीं अभी तक रहा। आप अपनी शिकायत भी जी, और मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि दोपहर मेरी मुलाकात बैरिस्टर सलमान सफदर से हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो इस सारे केस को सुपरवाइज कर रहे थे और कुछ हिस्से में जिरा करने के लिए सिकंदर जुल्करनैन साहब आए जिनको जिरा करने ही नहीं दी गई। तो अब इसके 2 हिस्से ख़ास तौर पे जो हैं वो हाईलाइट करने ज़रूरी हैं। पहला कि इसको एक बंद कमरे का ट्रायल जो है किया गया, बावजूद इसके कि 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको वापस भेजा कि जी इसको रीट्रायल करें, और 2 दफ़ा एक वापस भेज देना ही एक अदम एतमाद का इजहार है आला अदलिया का एक मातहत जज के ऊपर। ये इन इटसेल्फ उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ नहीं किया, वो ढिठाई से इस केस को चलाते रहे। 18वीं सदी के एक बड़े मशहूर दानिश्वर जूरिस्ट बेंथम जो हैं, उनकी अंग्रेज़ी की एक कहावत है, ये जदीद इंसाफ के बानियों में तस्वर होते हैं कि जब
बंद कमरे के अंधेरे के अंदर जो है ना वो नहुसत और बुराई जो है वो अपने अरूज पर जाती है। एंड वेयर देयर इज पब्लिसिटी देयर इज जस्टिस, पब्लिसिटी इज द सोल ऑफ जस्टिस, ये उनके अल्फाज हैं। उसके आप इसी उसूल को आगे ले जाते हुए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है जो यूएन के क़याम के बाद पास हुई, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है। इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है, या पहले जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसका भी आर्टिकल 10 ये कहता है पब्लिक ट्रायल। ठीक है, बंद फिर कमरा 14 जी। दूसरी चीज जो है जिरा के हक को जो है वो ला कानूनी तौर पर गैर आईनी तौर पर उसकी नफी कर देना। हमारे आइन का आर्टिकल 4, चले मैं इंटरनेशनल कन्वेंशन तो अपनी ये दोनों कन्वेंशन पब्लिक ट्रायल पर जोर देती हैं। आर्टिकल 14 ICCPR का, आर्टिकल 10 और 11 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, बंद कमरे का ट्रायल और फिर जिरा का हक। देखें आर्टिकल 4 हमारे आइन का कहता है कि किसी शख्स को आप उसकी ज़िंदगी, आप उसकी प्रॉपर्टी, आप उसकी लिबर्टी, उसकी आज़ादी से, आप उसकी रेपुटेशन से महरूम नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। आर्टिकल 10A एक बुनियादी हक के तौर पे 18वीं तरमीम के बाद इस बात की गारंटी देता है, वादा करता है फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। अब देखें कि ये जज साहिब जो हैं इन्होंने एक तो वो एक दिन वो वकला नहीं आए कि एक का दांत में तकलीफ थी, दूसरा इलेक्शन कैंपेन के लिए गया था, उन्होंने कहा था हम मंडे को आ जाएंगे। जज साहब ने प्रोसिक्यूशन के वकील जिनकी तैयारी है कि सजा दी जाए, सजाए मौत दिलाई जाए मुलजमान को, उन्हें कहा आप इनकी जिरा करें। और कल के बच्चे वो जिनको अभी फाइल 14 घंटे में वो क्या पढ़ेंगे, केस क्या तैयार करेंगे, 18 गवाह उन्होंने कर दिए। और नहीं, फिर कल जब वकला पहुंचे मंडे को तो उन वकला को बशमूल बैरिस्टर सलमान सफदर के आज उन्होंने बताया है कि कल उन्होंने कहा बेशक बैठे रहें लेकिन आप जिरा नहीं कर सकते, जिरा और नुमाइंदगी से महरूम कर दिया गया उनको। और फिर सुबह आके आज ना कोई फाइनल आर्ग्यूमेंट्स ना कोई केस बुला के पास, हाँ जी आप दोनों को मैंने 10 साल की कैद, ये 10 साल की कैद बकौल बैरिस्टर सलमान सफदर के 10 सेकंड के अंदर जो है मुअत्तल हो जानी चाहिए। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब देखिए केस के मेरिट और डीमेरिट पे तो बात करना बज़ाहिर मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैंने इस ट्रायल को बाकायदा बहुत कुर्बत से मॉनिटर। आप समझते हैं इंसाफ हुआ? नहीं, मैं नहीं कह सकता दोनों साइड पे, इसलिए कि मैंने इसको मॉनिटर नहीं किया। बट यू हैव टू गिव एन ओपिनियन। मैं चाहूँगा कि बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह से ओपिनियन ज़रूर है कि आज इंसाफ हुआ है कि इंसाफ का कत्ल हुआ। मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं उस पर भी आता हूँ। लेकिन जो आपने अपने इंट्रो में बातें की हैं ना, वो बुनियादी बातें हैं। उसमें ये बात भी शामिल है कि बिल्कुल 18 में हुकूमत ठीक चल रही थी और हम सब ने एक तमाशा देखा और उसके बाद एक हुकूमत आ गई। उस हुकूमत का डे 1 से रवैया अग्रेशन का, गुस्से का, वायलेंस का, मारो कुट्टो करो, वो होते होते हमें जेलों में डालो, ये करो। मेरी तो 80 दिन के बाद तारीखें लगती थी, 84 दिन के बाद। अभी तो चलो एक दिन बाद मुकदमे सुने जाते हैं। मैं अभी आता हूँ, ख़त्म करता हूँ उस बात को। उसके बाद 9 मई हुआ, बहुत सारे लोगों में इसका गुस्सा पाया जाता है, पार्टी चली गई। और मैं इलेक्शन, इस केस के बारे में मेरी राय है, साहब ज़रा इत्तफाक नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल नॉन लीगल तरीके से लड़ा गया, नॉन लीगल तरीके से। इन्होंने नैब का एक आध केस बड़े ठीक तरीके से लड़ा है, जिसमें ख्वाजा हारिस वकील थे। वकील आते नहीं थे, खान साहब पहले गिरफ्तारी नहीं देते थे, अदालत पे हमला, पकड़े गए तो ट्रायल नहीं होने देना, वकीलों को नहीं आने देना, नहीं आना। साइफर केस में अदालत का फैसला इंसाफ है या इंसाफ नहीं? मैंने जजमेंट पढ़ी नहीं ना, मैंने इसको फॉलो किया, लेकिन उसकी जो पॉलिटिकल साइड है उस पर मैं रहते सकता हूँ। इस तरह साइफर की चीज़ों को इस तरह पब्लिक में ले जाना, जहाँ बैनुल-अक़वामी तल्लुकात ख़राब होते हैं वहाँ हमारी अपनी मुल्क की इज़्ज़त वक़ार भी जाता है। मुझे इस बात का इस्तेमाल गलत है। 10 साल की सज़ा ठीक है? देखो मैं केस के मेरिट पे राय नहीं दे सकता। 10 साल मैंने वहाँ तो लाम उम्र कैद भी लिखी हुई है, तो फिर देनी चाहिए। नहीं है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। मैंने देखो तो मैंने आपको बार बार कहा है कि मैं एज ए पॉलिटिशियन आप क्या कहेंगे? पॉलिटिकल मेरी ज़ाती राय ये है कि एक असूल होना चाहिए हमारे लिए, उनके लिए भी। असूल ये होना चाहिए कि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। आपके ख्याल में इंसाफ हुआ है कि नॉन लीगल वजह से सज़ा नहीं होनी चाहिए, ना नवाज शरीफ को ना इमरान खान को। और ये कहना कि चूंकि मैं सियासतदान हूँ और मेरे जुर्म पे सज़ा ना हो, ना खान साहब को कहना चाहिए ना हमें कहना चाहिए।